बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रश्नकाल जो है वो समाप्त हो गया है और अब कुछ ही पल बाद जो है बजट पेश किया जाएगा। सभी को उम्मीदें हैं, कर्मचारी, किसान, सभी लोगों को ये उम्मीदें हैं कि किस तरीके का बजट होगा और बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। आपको बता दें कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है और अब बजट पेश किया जा रहा है। दर्शक दीर्घा में हमारी आदरणीय बहन श्रीमती एकता अभिमन्यु, बहन बिमला जी, कुलवीर चिकारा सब उपस्थित हैं। हम ये सदन उनका स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष वर्ष 2019-20 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वें वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के उद्धरण से प्रारंभ करना चाहता हूं। प्रजा सुखे सुखम राजः, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राजः, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। प्रजा के सुख में सरकार का सुख है, प्रजा के हित में सरकार का हित है, प्रजा को जो प्रिय है वही सरकार को प्रिय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भावना के अनुरूप मैं इस अवसर पर पिछले 4 वर्षों में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों तथा इसके वर्तमान कार्यकाल के अंतिम वर्ष में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु विकास एजेंडा पूरा करने के लिए सरकार के विजन और कार्य योजना का उल्लेख करना चाहता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर विशिष्ट स्थान बना हुआ है, क्योंकि वर्ष 2018-19 में 7.2% के साथ तेजी से बढ़ती हुई विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। वर्ष 2019-20 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का विश्व बैंक का आकलन 7.5% तथा एशियाई विकास बैंक का आकलन 7.6% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने तथा विश्व में एक स्थिर लोकतंत्र होने का दोहरा गौरव हासिल किया है। वर्ष 2013-14 में भारत विश्व में 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो आज 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2030 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्र उच्च वृद्धि हासिल करने, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था को राजकोषीय मजबूती प्रदान करने के मामले में बृहत अर्थव्यवस्था स्थिरता के श्रेष्ठ चरण का साक्षी रहा है। समावेशी विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक प्रमुख एजेंडा रहा है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से अंतरिम बजट 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का स्वागत करता हूं, जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए आय सहायता योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग माने जाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन के रूप में आय सुरक्षा मुहैया करवाने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शामिल। सरकार द्वारा शुरू किए गए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, रेरा अधिनियम 2016 और 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम से जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक और मील का पत्थर है। हर भारतीय को भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर गर्व होना चाहिए, जिनके परिणाम स्वरूप भारत विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 5 स्थान बढ़कर 58वें स्थान पर पहुंच गया तथा विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में 2014 के 142वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया, जो महान उपलब्धि है। जीएसटी का क्रियान्वयन हमारे देश के इतिहास में अप्रत्यक्ष करों की दिशा में एक मील का पत्थर है। मैं सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं, जिससे प्रयोज्य आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है और तीव्र विकास की नींव पड़ी है। मैं आयकर सीमा 5 लाख रुपए तक करने के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को उल्लेखनीय राहत मिली है। यदि 6.50 लाख रुपए तक की सकल आय वाला व्यक्तिगत करदाता भविष्य निधि, विशिष्ट बचतों, बीमा आदि में निवेश करता है तो उसे कोई आयकर देना नहीं होगा। पिछले प्रदर्शन की समीक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने बजट 2019-20 प्रस्ताव पर प्रस्तुत करने से पहले मैं चालू वर्ष के दौरान पिछले प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण इस गरिमामयी सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिति। वर्ष 2018-19 के दौरान
अग्रिम अनुमानों के अनुसार हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.2% की वृद्धि दर हासिल करने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.2% दर्ज की गई है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7.07 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसका 188.41 लाख करोड़ रुपए के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.75% का योगदान है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.26 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि 139.52 लाख करोड़ रुपए के अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 3.77% है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 5.5%, द्वितीय क्षेत्र में 8.6% और तृतीय क्षेत्र में 8.2% अनुमानित है। इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तदनुरूपी आंकड़े प्राथमिक क्षेत्र के लिए 3.3%, द्वितीय क्षेत्र के लिए 8.6% और तृतीय क्षेत्र के लिए 7.3% अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों के लिए आय के स्रोत में विविधता लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणाम स्वरूप पशुधन में उच्चतम विकास दर 11.1%, मत्स्य पालन और जलीय खेती में 7.4% रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 17.5% और विनिर्माण में 9.2% की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार और मरम्मत सेवाओं में 9.6%, वित्तीय सेवाओं में 9.2%, लोक प्रशासन में 10.5% की वृद्धि दर हासिल होने की संभावना है। जीएसवीए की संरचना ने जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं, सेवा क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन दर्शाया गया है, जो कि विकासशील और परिपक्व अर्थव्यवस्था का संकेत है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर तृतीय क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 से 1.62% बढ़ा है, जो जीएसवीए का 50.2% अनुमानित है, तथा द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 1.27% बढ़ा है, जो जीएसवीए का 32% अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17.8% अनुमानित है। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वर्ष 2014-15 से स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 34% से अधिक की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,57,649 रुपये अनुमानित थी, जो वर्ष 2018-19 में 91,921 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,68,209 रुपये होने की संभावना है। वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2017-18 में यह 2,03,340 रुपये अनुमानित थी, जो कि वर्ष 2018-19 में 1,25,397 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 2,26,644 रुपये रहने की संभावना है, जिससे देश के प्रमुख राज्यों में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन को मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वैश्विक विश्लेषण कंपनी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्राइसिल ने जनवरी 2019 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट विकास की स्थिति 2.0 में उल्लेख किया है कि हरियाणा भारत के केवल उन 2 राज्यों में से एक था जिसने राष्ट्रीय औसत से तीव्र उच्च समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तथा रोजगार सघन क्षेत्र में उच्च सकल मूल्य वर्धित जीवीय वृद्धि दर्ज की, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रतिनिवेश और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के हमारे लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रगति का सूचक है। राज्य वित्त राजकोषीय मानक माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राज्य वित्तीय प्रशासन में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनकर उभरा है। यदि इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व घाटे को छोड़कर सभी राजकोषीय मानक पूरी तरह से 14वें वित्त आयोग और एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं में है। इसके अलावा सरकार राजस्व घाटे में बढ़ते रुझान को बदलने में सक्षम हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016-17 में राजस्व घाटा जो जीएसटीपी का 2.92% था, वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीपी का 1.53% अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभावी राजस्व घाटा एक बेहतर राजकोषीय संकेतक है
क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं है। वर्ष 2016-17 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.81% था, जो वर्ष 2017-18 में जीएसडीपी का 1.03% कम हुआ है। बजट अनुमान 2019-20 में यह और कम होकर जीएसडीपी के 0.73% तक रहने का अनुमान है। होता है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया है। ऋणों में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2016-17 के 20% से बढ़कर 2019-20 में 29% होना यह दर्शाता है कि ऋण पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु लिए गए हैं। राजस्व घाटा को कम करने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए विभागों को प्रोत्साहित करने, गैर उत्पादक व्यय को कम करने और फंड्स की पार्किंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रदर्शन से जुड़े परिव्यय तंत्र की शुरुआत की है। हम जवाबदेही और लेखा परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक के नाम से एक विधेयक भी ला रहे हैं। इन उपायों से सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य पर लाने के लिए आशान्वित है। राजकोषीय घाटा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का पालन करके हम राजकोषीय घाटे को 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3% की सीमा के भीतर रखने में सक्षम हुए हैं। हालांकि पिछले वर्षों में विकास गतिविधियों के लिए धन की मांग कई गुना बढ़ी है। वर्ष 2016-17 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.91% था। वर्ष 2017-18 में यह जीएसडीपी बिना उदय के का 2.71% था। हालांकि उदय के साथ यह मामूली बढ़कर 3.0% हो गया है। बजट अनुमान 2018-19 में राजकोषीय घाटा उदय के साथ जीएसडीपी का 2.82% और उदय के बिना 2.51% अनुमानित था। संशोधित अनुमान 2018-19 के अनुसार यह उदय के साथ जीएसडीपी का 2.90% और उदय के बिना यह जीएसडीपी का 2.60% अनुमानित है। आगामी वर्ष 2019-20 में यह उदय के साथ जीएसडीपी का 2.86% और उदय के बिना जीएसडीपी का 2.59% रहने की संभावना है। जीएसडीपी ऋण अनुपात 25% की निर्धारण सीमा के अंदर रहा है। वर्ष 2017-18 में जीएसडीपी ऋण अनुपात उदय के बिना 18.17% था। संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 18.52% अनुमानित है, जबकि बजट अनुमान 2019-20 में यह 19.55% अनुमानित है। उदय के साथ जीएसडीपी ऋण अनुपात बजट अनुमान 2017-18 में 22.32% था। संशोधित अनुमान 2018-19 में 22.19% था। बजट अनुमान 2019-20 के लिए उदय के साथ यह 22.86% और उदय के बिना 19.6% अनुमानित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर ये महान सदन को जरूर बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चुनौती माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 3 साल पहले, जब उदय को लगभग 25,950 करोड़ रुपए हमने बिजली कंपनियों का जो कर्जा पिछली सरकार के समय में लिया हुआ था, जो हमने सरकार के ऊपर उस कर्जे को स्वीकार किया, तो हमको एक समय सीमा दी गई थी कि इस समय सीमा के अंदर आपको अपने जो एफआरबीएम के नॉर्म्स हैं उनके अंदर इस कर्जे को लेने के बावजूद भी उस सीमा के अंदर मर्यादा में आपको काम करना पड़ेगा। मुझे इस महान सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली सरकार का बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपए का कर्जा भी हमने अपनी सरकार के खाते में लेने के बावजूद भी एफआरबीएम के नॉर्म्स के अंदर हमने अपने ऋण को लेने का काम किया जीएसडीपी की तुलना में। पूंजीगत व्यय, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इस गरिमामय सदन को अवगत करवाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बजट अनुमान 2018-19 के 30,011.76 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में हम इसे संशोधित अनुमान 2018-19 में 35,040.59 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। बजट अनुमान 2019-20 में ये और बढ़कर के 37,924.09 करोड़ रुपए होने की संभावना है। कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय 2017-18 के 22.50% से बढ़कर संशोधित अनुमान 2018-19 में 29.11% हो गया। बजट अनुमान 2019-20 में यह कुल बजट का 28.69% बढ़ने की संभावना है। पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन के अतिरिक्त प्रदेश में पूंजीगत अवसंरचना के सृजन व इसके मजबूतीकरण हेतु हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी व्यापक पूंजी निवेश कर रहे हैं।
वर्ष 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 4,185 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किए जाने का अनुमान है। इस प्रकार बजट अनुमान 2019-20 में संचित रूप में कुल पूंजीगत निवेश 42,109.09 करोड़ रुपए अनुमानित है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत व्यय वो है जो शुद्ध तौर पर सीधे सीधे ये डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर खर्च होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन सरकार के एक भाग के रूप में राज्य के सार्वजनिक उपक्रम विभिन्न सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रम पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2017-18 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत 22 सार्वजनिक उपक्रमों में से 18 उपक्रमों ने शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष 2013-14 में 13 सार्वजनिक उपक्रम शुद्ध लाभ की स्थिति में थे। वर्ष 2017-18 में इन 18 उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ 1,116.16 करोड़ रुपए था। घाटे में रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013-14 के 9 से कम होकर वर्ष 2017-18 में 4 रह गई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सकल घाटा वर्ष 2017-18 में कम होकर 19.89 करोड़ रुपए रह गया है। इसी प्रकार सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 2013-14 में 5 से बढ़कर 2017-18 में 7 हो गई और इसी अवधि के दौरान इनका लाभ 72.91 करोड़ रुपए से बढ़कर 132.20 करोड़ रुपए हो गया। नई पहल, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। यह बजट अति महत्वपूर्ण है क्योंकि संयोग से हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से भी तेज गति से बढ़ रही है। हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों की सेवा के लिए अति गंभीरता से प्रयास किए हैं और हरियाणा को देश का अति विकसित राज्य बनाने के लिए विजन 2030 दस्तावेज में की गई परिकल्पना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। मैं उनके एक प्रसिद्ध कथन का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है, मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं, एक गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति का स्मरण करो और स्वयं से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वो उसके किसी काम का है या नहीं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय के मंत्र देते हुए कहा था उसका उल्लेख भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, आर्थिक योजनाओं और आर्थिक विकास का आकलन उन लोगों से नहीं किया जा सकता जो अर्थव्यवस्था की सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए हैं, बल्कि इसका आकलन उन लोगों से होता है जो अभी भी नीचे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के महापुरुषों के विचारों और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने उत्तर में की गई घोषणा की भावना के अनुसरण में 5 एकड़ तक की भूमि के काश्तकार किसान परिवारों और असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के परिवारों जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई स्कीमें घोषित करते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। किसानों के मामले में यह भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में इन स्कीमों के लिए अलग से 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन करता हूं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर रोजगार और आजीविका प्रदान करने में दस्तकारों, कमेरों और अन्य शिल्पकारों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए और उनकी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सी और डी खंडों में 20 किलोवाट तक के कनेक्टेड भार पर 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से पहले से मिल रही सब्सिडी के अलावा ए और बी खंडों में 10 किलोवाट तक के कनेक्टेड भार पर 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी प्रदान करने का सरकार प्रस्ताव करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य वित्त एवं बजट के प्रबंधन में बड़ा परिवर्तन करके हरियाणा ने देश में एक अग्रणी स्थान हासिल किया है। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के वित्त और राजकोषीय प्रबंधन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं। वित्तीय जवाबदेही, सरकारी विभागों और
सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली ऐसी सभी संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास स्वरूप राज्य सरकार का हरियाणा सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही विधेयक 2019 लागू करने का प्रस्ताव है। लागू होने के बाद यह विधेयक सभी विभागों और सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं में उपयुक्त लेखा और लेखा परीक्षा प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा सरकार सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही तथा प्रस्तावित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाओं के गठन का भी इरादा रखती है। आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने जून 2017 में विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया था। स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान चालू किया और इन लक्ष्यों के लिए पिछले वर्ष बजटीय आवंटन में भी संरेखित किया गया था। इस वर्ष एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं बजट 2019-20 के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह चरणबद्ध ढंग से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सार्वजनिक खर्च को संरेखित करने वाला एकीकृत ढांचा प्रदान करने के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। यह फ्रेमवर्क सभी हितधारकों के बीच सरकार के कल्याण और विकास गतिविधियों के बारे में गहरी समझ पैदा करेगा और विभागों को वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन पर नजर रखने में सक्षम बनाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के जो कुल दस्तावेज जहां उपलब्ध कराए हैं उसमें एक बुकलेट हमने बनाई है। ये आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क के नाते से हरियाणा सरकार के जिला स्तर से भी नीचे सब डिवीजन और ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी को वो किताब मिलेगी। हर विभाग के अधिकारी को ये पता होगा उसके विभाग का किस चीज के खर्च के लिए कितना पैसा उसको मिला है और उसके ब्लॉक के स्तर पर भी अगर उसकी जिम्मेदारी है तो उसको कितना पैसा मिला है और उसके जो योजना है जिसके लिए पैसा मिला है उसका आम आदमी के जीवन में उसका परिणाम क्या आना चाहिए वो भी उसके अंदर रेखांकित किया गया है टेबल में और वो अपनी साल भर की प्रोग्रेस महीनेवार उसको वो मॉनिटर कर सके। एक पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नए प्रकार की जवाबदेही प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये दस्तावेज तैयार किया गया है। मैं सदन का इस पर समर्थन चाहता हूं। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर। पहली बार सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के क्षेत्रों में हरियाणा और गुजरात राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों राज्यों के वित्तीय विभागों के बीच एक समझौता करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार राज्य की विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को समझती है। इसलिए संसाधनों का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निष्पादन से जुड़ा परिव्यय पीएलओ के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका जिक्र मैंने विंटर सेशन के अंदर दिसंबर के सत्र में किया था। पीएलओ स्कीम के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। ये विभागों को लाभकारी उपयोग हेतु संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा यह फंड की पार्किंग पर अंकुश लगाने और साल के अंत में ताबड़तोड़ निकासी को रोकने में भी सहायक होगा। इससे वित्त विभाग को विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट के पुनः आवंटन में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने पहली बार कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ बातचीत करके एक अनूठी पहल की। इस योजना के तहत कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देना, 50,000 रुपए की चिकित्सा सुविधा, 30 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए 4 बैंकों एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और हरको बैंक को चुना गया है। एक अन्य ऐतिहासिक पहल के रूप में सरकारी संस्थानों को सार्वजनिक धन की प्रति जवाबदेही बनाने और विकास गतिविधियों के लिए धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठनों के पास निष्क्रिय पड़ी निधियों की मात्रा का पता लगाने के लिए एक बार की कवायद की गई थी। इस कवायद के परिणाम स्वरूप सरकार उल्लेखनीय मात्रा में अप्रयुक्त धन का पता लगाने में सक्षम हुई है। हाल ही में निगमित हरियाणा वित्तीय सेवाएं लिमिटेड इन निधियों का दक्षतापूर्ण ढंग से समेकन और नियोजन करेगी। बजट 2019-20। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए मैं 1,32,165.99 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं।
जो कि बजट अनुमान 2018-19 के 1,15,198.29 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 14.73% और संशोधित अनुमान 2018-19 के 1,20,375.40 करोड़ रुपए से 9.79% अधिक है। इस बजट परिव्यय में 37,924.09 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के रूप में 28.7% और 94,241.90 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय के रूप में 71.3% परिव्यय शामिल हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष के बजट आवंटन को भी मैंने सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.32 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट में से 46,562.37 करोड़ रुपए प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे 15 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण अलग दस्तावेज में दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि हमने हरियाणा सरकार के पूरे जो एक्सपेंडिचर है, इसको जो मिशन विजन 2030 जिसको हरियाणा ने लिया है यूएनडीपी के साथ मिलकर के, उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके साथ साल दर साल उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने उस बजटरी एलोकेशन को अलाइनमेंट करने का काम किया था और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रवार आवंटन, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और संबद्ध गतिविधियां राज्य सरकार के लिए सदैव प्राथमिकता का क्षेत्र रही हैं। हम कृषि में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए हम आगामी वर्षों में परंपरागत फसल उत्पादन की अपेक्षा बागवानी फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करके इन क्षेत्रों को समग्र, एकीकृत, प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने। उनके इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनमें राज्य में बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2018 की अधिसूचना, जिसमें वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2018-19 में 18 मेगावाट और वर्ष 2019-20 में 30 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पंप प्रणालियां प्रदान करने की स्कीम क्रियान्वित करना शामिल है। इस स्कीम के तहत 2 HP और 5 HP के सौर जल पंपिंग सिस्टम प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए 75% राज्य सब्सिडी होगी और 25% राशि उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। सरकार द्वारा 3 HP से 10 HP क्षमता के 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने की भी योजना है, जिसे 75% राज्य सब्सिडी के साथ नाबार्ड से ऋण लेकर 2 चरणों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण में 35,000 पंप लगाने की योजना है। इन प्रयासों से हमारे किसान उपभोक्ता के बजाय बिजली उत्पादक और बिजली आपूर्तिकर्ता बनेंगे। जिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किए गए हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। ये खरीद ई खरीद पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसानों के पूर्व पंजीकरण के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष 2.70 लाख टन सरसों और 1.80 मीट्रिक टन बाजरे की रिकॉर्ड खरीद की गई। राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार की कीमतों में अनियंत्रित गिरावट की स्थिति में हर किसान को कम से कम खेती की लागत मिल सके। इस वर्ष 14,875 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की है, जो एक बार फिर देश में अधिकतम है। पहली बार किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विशिष्ट मंडियों के विकास का काम शुरू कर दिया गया है, जैसे कि पिंजौर में अत्याधुनिक एकीकृत सेब मंडी, जिला सोनीपत के सिरसा में मसालों की थोक मंडी और गुरुग्राम में फूलों की थोक मंडी, गन्नौर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक SPV बनाया गया है। किसानों को इस जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसके तहत किसानों से लिए गए 406.27 करोड़ रुपए के प्रीमियम के विरुद्ध मुआवजे के रूप में पिछले 3 वर्षों में 1,140.98 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई, जो बीमा कंपनियों को दिए गए 818.20 करोड़ रुपए के प्रीमियम से अधिक है। इसके अलावा उदार नीति अपनाते हुए सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के लिए भी प्रति एकड़ 12,000 रुपए का मुआवजा दिया है। पर्यावरण संरक्षण के हित में कृषि विभाग द्वारा नई कृषि पद्धतियों और मशीनरी की शुरुआत के साथ फसल
अवशेषों के प्रबंधन हेतु खरीफ 2018 के दौरान एक व्यापक अभियान चलाया गया। 1194 कस्टम हायरिंग सेंटर को 80% सब्सिडी और 3582 किसानों को 50% सब्सिडी दी गई। मृदा और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015-17 के दौरान 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं, जो मार्च 2019 तक दूसरी बार नवीनीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में बागवानी के क्षेत्र को 8.17% से 15% तक बढ़ाकर लगभग 2 गुना करने और बागवानी उत्पादन को 3 गुना करने के उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर विजन तैयार किया है। इस दिशा में बागवानी विभाग ने 96 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया, जिनमें 34,219 किसानों को शामिल किया गया है, जिन्हें पैक हाउसों की अपेक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा और कृषि व्यवसाय संचालन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे सीधे रिटेल चेन और उपभोक्ताओं को अपनी उपज अधिक कीमत पर बेच सकेंगे। एकीकृत बागवानी विकास हेतु होडल में एक नया एकीकृत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी प्रदेश के पशुपालकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। राज्य में आवारा सांडों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने संकर और देसी नस्ल के पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए 2 लाख सेक्स सीमन खरीदने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्ष 2019-20 में 52 राजकीय पशु चिकित्सा अस्पतालों और 115 राजकीय पशु औषधालयों के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 2019 के अंतिम सप्ताह से पहली बार डिजिटल रूप में 20वीं पशु गणना शुरू की गई है। भारत सरकार के एक ऐप के साथ विभागीय ऐप शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट का उपयोग करके हर पशु का ज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक पशु के चित्र सहित विस्तृत सूचना दर्ज करने के लिए भारत सरकार की ऐप के साथ एक विभागीय ऐप भी शुरू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रत्येक राजकोषीय पशु चिकित्सा अस्पताल के स्तर पर तीव्र दुग्ध परीक्षण सुविधा विकसित की जाएगी। राज्य में पशुपालकों द्वारा फोन पर घर द्वार पर सचल पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में आरंभ में 3 जिलों जींद, यमुनानगर और मेवात में पशु संजीवनी सेवा शुरू की जाएगी और बाद में इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में किया जाएगा। मत्स्य पालन, चरखी दादरी, जींद और झज्जर जिलों के जल भराव वाले क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे जल भराव वाले चयनित 16,000 क्षेत्रों का इस्तेमाल करके मत्स्य पालकों की आय बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2019-20 के अंत तक मछली पालन के अधीन जल क्षेत्र 20,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 21,000 हेक्टेयर तथा मत्स्य उत्पादन 2.28 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2.41 लाख मीट्रिक टन और प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता 11,000 किलोग्राम की जाएगी। मैं कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019-20 में 3,834.33 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि बजट अनुमान 2018-19 के 3,670.29 करोड़ रुपए की तुलना में 4.5% की वृद्धि है। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए 2,210.51 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1,026.68 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। सहकारिता सरकार का वर्ष 2020-21 तक 750 करोड़ रुपए की कुल लागत से शाहबाद चीनी मिल में 60 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगाने और सहकारी चीनी मिल पानीपत और करनाल का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। दुग्ध के संग्रहण में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा संग्रहण के विस्तार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों को दुग्ध सहकारिताओं को सहायता स्कीम के तहत 700 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट्स की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध करवाई गई। मैं बजट अनुमान 2019-20 के लिए 1,396.21 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि बजट अनुमान 2018-19 के 802.07 करोड़ रुपए के परिव्यय से 74.1% की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन खरीफ 2018 गिरदावरी के दौरान व्यापक जल निकासी कार्य किए गए। राज्य ने खरीफ 2018 के दौरान उन किसानों को भी अनुग्रह राहत देने का निर्णय लिया जिनकी भूमि पर जल भराव के कारण बुआई नहीं हो सकी। सरकार ने नंबरदारों का मानदेय भी 1,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने तथा उन्हें एक मोबाइल फोन देने का निर्णय किया है। सरकार ने भू अभिलेखों में GIS का उपयोग शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मानेसर तहसील के सभी 10 सेंटीमीटर सटीकता के साथ ड्रोन आधारित भूकर संबंधित
सर्वेक्षण किया गया और तहसील के भू अभिलेख को जीआईएस नक्शों के साथ एकीकृत किया गया। हमने 1:10,000 के पैमाने पर सभी राज्य भू कर संबंधित मानचित्रों को सार्वजनिक जानकारी के लिए कंप्यूटर पर ऑनलाइन डाल दिया है। सभी राज्य भू अभिलेखों को जीआईएस के साथ एकीकृत करने के लिए सरकार ने अब भारतीय सर्वेक्षण जो हमारी राष्ट्रीय केंद्रीय संस्था के है उसके साथ समझौता किया है। कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। अब हम सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार कर रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले जाति, अधिवास, आय आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को अब डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया जा रहा है। ये प्रमाण पत्र अब सीधे संबंधित नागरिक के डिजी लॉकर में डाल दिए जाते हैं। एक ही छत के नीचे ई सेवाओं की प्रदायगी की सुविधा के लिए मौजूदा ई दिशा केंद्रों को अंत्योदय सरल केंद्रों के रूप में पुनर्निर्मित और परिवर्तित किया गया है। राजस्व विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2019-20 में 1,512.42 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो बजट अनुमान 2018-19 में 1,053.95 करोड़ रुपए की तुलना में 43.5% की वृद्धि को दर्शाता है। हरियाणा सरकार 63 अस्पतालों, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 509 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,636 उप स्वास्थ्य केंद्रों, 7 ट्रॉमा सेंटर, 3 बर्न केयर यूनिट्स और 57 शहरी औषधालयों, पॉलीक्लिनिक्स के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018 में देश भर में आयुष्मान भारत स्कीम को शुरू किया गया। इस योजना के तहत पहले क्लेम की अदायगी करने वाला हरियाणा देश में प्रथम राज्य बना। इस योजना के तहत 15 फरवरी 2019 तक 4,596 क्लेम में 6.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और 5.60 लाख रिकॉर्ड सृजित किए गए। सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत सरकार द्वारा सीटी स्कैन, एमआरआई, हेमोडायलिसिस और कार्डियक कैथेटराइजेशन, कैथ लैब सेवाएं जन साधारण को उच्च सब्सिडी दरों पर तथा बीपीएल और अनुसूचित जाति के रोगियों के लिए निःशुल्क प्रदान की जा रही है। 4 जिला नागरिक अस्पतालों सहित 32 सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कृष्णा नगर गामड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है।